बिहार में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जब भी बिहार में चुनाव आता है तो उसके साथ ही हमें एक शब्द बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है और वह है जंगल राज। आपको बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे यह कहते हुए कि कैसे जंगल राज ने बिहार को 50 साल पीछे ढकेल दिया, या फिर अगर लालू यादव जी की पार्टी आरजेडी जीत गई तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। लेकिन क्या है यह जंगल राज जिसका याद हमेशा पॉलिटिशियंस को इलेक्शन के वक्त ही आता है? तो आज हम इस वीडियो में जंगल राज के बारे में ही बात करेंगे। अब सबसे पहले यह जो जंगल राज शब्द है वह पटना हाई कोर्ट ने पहली बार 5 अगस्त 1997 में यूज किया था। एक याचिका के दौरान पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, यहाँ पर जंगल राज कायम हो चुका है। अब पटना हाई कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब अर्ली 90s में लालू यादव जी का शासन आया था बिहार में, तभी से बिहार में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। 90s में ही बिहार में किडनैपिंग इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हुई थी और आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, बिहार में गवर्नमेंट ऑफिशियल भी सेफ नहीं थे उस दौर में। तो हम आपको उस टाइम की यानी जंगल राज की 5 सबसे चर्चित किस्से बताएंगे, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्यों जंगल राज को बिहार का डार्क एज कहा जाता है। सबसे पहला किस्सा है चंपा विश्वास केस। हमारे देश में आईएएस का पोस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। नेता तो सिर्फ 5 साल के लिए ही पावर में रहते हैं, लेकिन आईएएस या आईपीएस हमेशा ही पावर में रहते हैं। लेकिन फिर भी जब बिहार में जंगल राज कायम था तब आईएएस का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। यह मामला है आईएएस डीडी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास का, जहां पर आरजेडी के एक बहुत ही पावरफुल महिला नेता हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने लगातार 2 साल तक आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास का रेप किया था। 1997 में चंपा विश्वास ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अपोजिशन लीडर सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव के कारनामों का खुलासा किया, जिसके बाद राज्यपाल के निर्देश पर हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव को अरेस्ट किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का कंडीशन कितना ज़्यादा कमज़ोर था उस समय, जहां पर आईएएस की वाइफ भी सुरक्षित नहीं थी। दूसरा किस्सा भी फिर से एक गवर्नमेंट ऑफिसर का ही है, जिनका नाम था जी कृष्णैया। वह तेलंगाना के एक लैंडलेस दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने 1985 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया था। हमने बहुत से न्यूज़ आर्टिकल में यह भी पढ़ा था कि वह अपने दौर के बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट ऑफिसर थे। लेकिन जब 1994 में वह गोपालगंज के डीएम थे, तब छोटन शुक्ला नाम के एक दबंग के अंतिम यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, जिसमें मेन एक्यूज्ड माना गया बाहुबली से नेता बने आनंद मोहन सिंह को, जिन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। और आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि बाहुबली और नेताओं का जीवन कैसा होता है कारावास में। वैसे एक और बात बताना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि डीडी विश्वास और जी कृष्णैया दोनों ही दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जंगल राज सामाजिक न्याय का दौर था, या फिर यह वह दौर था जहाँ पर दलितों को उनका हक मिला। तीसरा केस है शिल्पी गौतम मर्डर केस। यह केस शायद एक ऐसा केस है जिसने यह बात साबित कर दिया था कि बिहार में जंगल राज के दौर में इंसाफ पाना एक सपने के समान था। 3 जुलाई 1999 को पटना के गैराज में खड़ी एक गाड़ी से 2 डेड बॉडी मिलती है। एक शिल्पी जैन की, जो कि पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ती थी और मिस पटना भी रह चुकी थी, और दूसरा गौतम सिंह का, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के दोस्त थे। पुलिस ने शुरुआती जांच करने के बाद इसे सुसाइड करार दिया था, लेकिन बाद में एक रिपोर्ट आया जिसमें यह बात पता चली कि शिल्पी जैन का गैंग रेप हुआ था, जिसमें साधु यादव का नाम भी सामने आया। जब यह केस सीबीआई के पास पहुंचा तो सीबीआई की टीम साधु यादव के पास उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने गई थी, लेकिन साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ साफ मना कर दिया। यानी सीबीआई तक उस दौर में सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती थी। सीबीआई ने भी इस केस में 4 साल तक जांच किया और बाद में इसे सुसाइड करार दे दिया। 2006 में जब शिल्पी जैन के भाई ने इस केस को रीओपन करने की मांग की थी, तब उसे किडनैप कर लिया गया था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद इस केस को रीओपन करने की किसी ने मांग नहीं की। चौथा किस्सा है रोहिणी आचार्य की शादी।
लालू यादव जी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी 2002 में हुई थी, लेकिन यह जब शादी हुई थी तब पूरा का पूरा पटना दहशत में था, क्योंकि शादी के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए थे। वह किसी भी कार के शोरूम में जाते, वहां पर तोड़फोड़ करते और बिना रजिस्टर किए ही कार को लेकर भाग जाते थे, जिसके वजह से कई व्यापारियों और कारोबारियों को अपना काम बंद करना पड़ा था। पुलिस भी या तो उन गुंडों का साथ दे रही थी या फिर तमाशा देख रही थी। आखिरी किस्सा है बिहार का सबसे चर्चित घोटाला यानी चारा घोटाला का। जिस बिहार को पूरा का पूरा भारत सबसे गरीब राज्य मानता है, वहां पर नेताओं ने और प्रशासन ने पशुओं के दवाई और चारे के नाम पर पशुपालन विभाग में करोड़ों की हेराफेरी की थी। एग्जाम्पल के लिए 1993 से 1996 तक पशुओं को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई थी, लेकिन पशुपालन विभाग से 255 करोड़ रुपए निकाले गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यह पूरा का पूरा घोटाला 950 करोड़ का हुआ था। मतलब आप जरा खुद सोचकर देखिए, हम उस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जो हेल्थ और एजुकेशन इंडेक्स पर हमेशा लास्ट में रहता है, और उस स्टेट में 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 950 करोड़ का घोटाला हुआ था। और इसी घोटाले में बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद यादव जी का भी नाम सामने आया था और वह दोषी भी पाए गए थे। और साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी इस घोटाले में शामिल थे। तो यह हाल था बिहार का जंगल राज के दौर में, जहां पर इंसाफ पाना एक सपने के समान था, और खुद बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी घोटालों में शामिल हुआ करते थे। आपको यह सारी बातें बताने का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि आप अपने नेता सोच समझकर चुनें, जो कि जंगल राज को कायम ना कर पाएं।